नहीं, याद दिलाते ना। चलो कोई बात नहीं अब। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऊपर से बीआरएस ही किया गया है, उसमें जो 31 मार्च को फिगर है, वो फिगर्स इन लोगों ने बीआरएस में सही लिए नहीं है, तो हमें बीआरएस भी तो देखना है कि ये सही है या नहीं। तो इसलिए हम लोग 31 मार्च की कैश बुक उठा करके देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या जो फिगर बीआरएस में इन्होंने कैश बुक का लिया था वो एज पर कैश बुक है या नहीं है। ठीक है, एंड दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि यही फिगर उठ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ गया होगा। यही है भाई, जो 31 मार्च को फिगर होते हैं वो चल जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। यस और नो, जनरल जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का तरीका होता है। यस सर। ठीक है, तो आपका कैश बुक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये हो गए सोर्स ऑफ एविडेंस। ये हो गए सोर्स ऑफ एविडेंस। प्रोसीजर आपने क्या किया, यहाँ पे इंस्पेक्शन आपका प्रोसीजर था। इंस्पेक्ट ही किया, और तो क्या किया है, यस इंस्पेक्शन सर। किया ना आपने, और क्या किया है। ठीक है, इट वाज द इंस्पेक्शन। ठीक है, एग्री जो इन्होंने यहाँ पे बात लिखी, एग्री द बैलेंस, सो इट वाज डन विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन टू कंफर्म द एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। एक्यूरेसी, दिस इज द असर्शन, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। आ गया समझ में, यहाँ पे क्लियर है। यस सर। सर लेकिन ये जो प्रोसीजर्स है और जो रिलेवेंट, जो चैप्टर 5 के रिलेवेंट रिस्पॉन्स है टू ऑडिट रिस्क, ये काफी हद तक मिलता जुलता है। कौन से। जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ये जो है और जो रिलेवेंट रिस्पॉन्स है टू ऑडिट रिस्क, ये बहुत सिमिलर है। हाँ वो सिमिलर ही होंगे ना, वो तो क्यों नहीं होंगे। ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करने के लिए करोगे क्या, प्रोसीजर्स ही परफॉर्म करोगे, और क्या करोगे, यही होते हैं प्रोसीजर्स हमारे। यस सर, मतलब हम ये वहां पे लिख सकते हैं एज रिलेवेंट रिस्पॉन्स टू ऑडिट रिस्क। हाँ लिख सकते हो ना, क्यों नहीं लिख सकते। ओके सर, थैंक यू। अल्टीमेटली ऑडिट रिस्क तो कैसे कम होता है, तीन ही चीजों से, तो दो ही चीजें तो हम लोग कर सकते हैं। क्या क्या चीजें, एक कंट्रोल रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो, एक डिटेक्शन रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो। इनहेरेंट को तो कर नहीं सकते, इसको कर सकते हो क्या तुम रिड्यूस। नो सर। तो आप ऑडिट रिस्क को रिड्यूस कैसे करोगे सर, कंट्रोल रिस्क जितना अच्छे से टेस्ट कर लेंगे इसको, और दूसरा डिटेक्शन रिस्क। अभी हम क्या सीख रहे हैं, डिटेक्शन रिस्क को रिड्यूस करने को सीख रहे हैं अल्टीमेटली। यस ठीक है, ये चीज मिली गई। एग्री द बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट टू एन ओरिजिनल ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट और ऑल्सो द बैंक कंफर्मेशन लेटर। ठीक है, तो अब आपने क्या बोला सर, ये चीज हो गई ना, एस बैलेंस एज पर कैश बुक। और उसी बीआरएस में सर हमको बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट भी दिया गया था। हमारे पास साथ हो क्या, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट था। तो अब मुझे नहीं पता, तो हम उसको भी इंस्पेक्ट कर लेंगे, एग्री कर लेंगे कि भाई वहां से भी जो बैलेंस लिया है वो सही लिया है नहीं लिया, और साथ साथ बैंक कंफर्मेशन लेटर में भी देख लेंगे। उससे भी एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन के लिए हमको एविडेंस मिल जाएगा। आया समझ में। यस सर। ठीक है, इसके अलावा सर बीआरएस में और क्या इन्फॉर्मेशन थी, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, जल्दी बताओ क्या होते हैं। भाई बीआरएस में क्या क्या चीजें होती हैं, चार ही तो चीजें होती हैं। कैश बुक का बैलेंस होता है, मतलब आपका जो बैंक अकाउंट आपने मेंटेन कर रखा है कैश बुक में अपनी। ठीक है, फिर क्या होती है, प्लस माइनस, क्या क्या चीजें करते हो, प्लस और माइनस, क्या आइटम बताओ, जल्दी बताओ बीआरएस में। पढ़ा है ना तुम लोगों ने अकाउंटिंग, है मुझसे ज्यादा अकाउंटिंग आती है तुम लोगों यस को, मैं सर। सही बता रहा हूँ, मुझे नहीं आती अकाउंटिंग तुम लोग। यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस आ जाना चाहिए। तो क्या क्या चीजें प्लस होती है, क्या क्या चीजें माइनस होती हैं। ओके सर। ओके, अनरिप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स होते हैं। होते क्या है आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, वही तो पूछ रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स जो अ, मतलब जो बेसिकली वो लाइक हमने बैंक। पे कर दिया है लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ। जो हमने, पे कर दिया है लेकिन लेकिन रिकॉर्ड हमारे नहीं बैंक हुआ। से कटे नहीं है पैसे ना। यस यस सर। सर। है ना? तो जो हम, अगर हमने किसी को पे कर दिया, मतलब हमने, हमारे पास कोई आया, हमने उसको चेक दे दिया, अब हमारी कैश बुक में से तो हमने वो पैसा कम कर दिया क्योंकि हम चेक इशू कर चुके हैं।
है ना, ऐसा ही हुआ ना। यस सर, यस सर। लेकिन एक्चुअली में उसने चेक जब तक प्रेजेंट नहीं करेगा तब तक क्या नहीं होगा, तब तक वो बैंक में से पैसा कम नहीं होगा। तो हमारी बुक में बैलेंस अलग हो चुका है और अब जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें बैलेंस अलग हो चुका है। क्लियर है, समझ में आया यहाँ पे? यस। यस सर। ठीक है। लेकिन हमारे आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स का मतलब क्या है? ये हमारे जो चेक प्रेजेंट नहीं हुए थे उसके अपोजिट होते हैं, है ना। उसके अपोजिट होते हैं। अपोजिट होने का मतलब क्या हो गया? मतलब हमारे पास पैसा आ जाना चाहिए था लेकिन वो अभी तक मतलब रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। हम्म। समझना बात को ना, ये हमारे किसके अपोजिट है? ये अभी जो मैंने बात बोली है ना आप लोगों को कि भाई चेक आपने दे दिया, चेक देने के बाद सामने वाले को मिल गया, लेकिन उसने प्रेजेंट नहीं किया, प्रेजेंट नहीं किया तो वो अकाउंट्स की बुक्स में से कम नहीं हुए। ये इसका अपोजिट है। ठीक है। ऊपर क्वेश्चन में वापस जाते हैं ना एक बार, वहां समझाता हूँ वापस। हम्म। ठीक है। तो अब इन्होंने आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स को क्या किया है पहले तो ये बताओ। इन्होंने लेस किया है। अनप्रेजेंटेड चेक्स का अपोजिट, अनप्रेजेंटेड चेक्स को तो ऐड करा है हम लोगों ने वापस से बैलेंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो बैंक में से कटे ही नहीं थे पैसे। यस और नो? यस। हम्म। तो अब यहां पर मान लीजिए, इसका उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने का मतलब हो गया कि भाई आपको कोई चेक दे करके जाए, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? जैसे आपको कोई चेक रिसीव हुआ, आज मैंने किसी के लिए कोई काम किया, उसने मुझे पेमेंट किया थ्रू चेक, तो मैंने मेरी बुक में ऐड कर दिया होगा ना बैलेंस में उसको। यस और नो? यस। समझना वापस है ना, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ। मेरे पास कैश बुक है, मुझे कोई पेमेंट करके गया चेक, तो मैंने उसमें ऐड कर दिया 5,000 रुपये से फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एक चेक था 5,000 रुपये का, तो मैंने मेरी बुक में, तो मेरी बुक का बैलेंस बता रहा है कि भाई मेरे पास बैंक में 5,000 रुपये होने चाहिए। लेकिन अगर मैंने इस चेक को प्रेजेंट करने के लिए भेजा नहीं है अभी, तो मेरे बैंक में तो 5,000 रुपये नहीं है ना अभी, नील बैलेंस है। ये सुनो। यस सर। तो अब आप अपने बुक, अगर मेरे को दोनों को मैच करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरी बुक्स में से वापस से इस 5,000 रुपये को कम करना पड़ेगा, तभी तो बीआरएस में इसमें बराबर आएगा। अब दोनों में नील बैलेंस हो गया। ठीक है, दोनों में बराबर हो गया। ये बोल रहा हूँ, आया समझ में वैदिक? यस सर। हाँ। तो आउटस्टैंडिंग चेक्स का मतलब है चेक रिसीव्ड बट नॉट प्रेजेंटेड, या फिर नॉट क्लियर, दोनों बात बोल सकते हो। ठीक है, आया समझ में? क्लियर? यस सर। यस। ये तो अब ये चीज मुझे इसमें दिख रही है बीआरएस के अंदर, यहाँ पे कि सर ये कुछ चेक्स हैं $1,600 के, जो कि रिसीव तो हुए हैं बट वो प्रेजेंट नहीं किए गए या वो क्लियर नहीं हुए हैं। तो इसके बाद इसको अब ये कैसे पता चलेगा ये जो इन्होंने फिगर लिया है वो सही लिया है नहीं लिया? ठीक है, ये फिगर इन्होंने जो लिया है वो सही लिया है नहीं लिया, है ना, वो कैसे पता चलेगा हमको? तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे प्रोसीजर बताया कि सर देखो ये प्रोसीजर हम लोग परफॉर्म करेंगे। वैसे तो इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी आपको? कहाँ से मिलेगी इसकी इंफॉर्मेशन? सोचो, दिमाग लगाओ कि हाँ सर देखो वहां से इंफॉर्मेशन मिल सकती है मुझे। एज अ ऑडिटर मैं क्या चीज उठा करके देखूं जिससे मुझे इसकी इंफॉर्मेशन मिले? जल्दी बताओ। एक्सटर्नल पार्टी कंफर्मेशन। हम्म। एक्सटर्नल पार्टी का इंफॉर्मेशन? यस सर।
तो ऐसे थोड़ा होगा यार। आप मतलब किसको किससे कंफर्म करोगे ये? बैंकर से। बैंक से कंफर्म करोगे? बैंक आपको क्या बता सकता है? वो उन चेक के बारे में बता सकता है जो आपने प्रेजेंट ही नहीं किए? बता सकता है क्या बैंक आपको? नो सर। चला गया सर। ट्रेडर से। एक सेकंड। कहाँ चला गया हमारा आंसर? एक सेकंड। हम्म। हम्म। ट्रेस ऑल द आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स टू द प्री ईयर एंड कैश बुक। ठीक है। अब ये प्री ईयर एंड कैश बुक क्या है? देखो ये बहुत इन्होंने दिमाग लगाया, क्योंकि ऑडिट तो 31 मार्च को हो गई है बुक्स आपकी क्लोज, है ना? यस और नो? यस। 31 मार्च को से हमारी बुक्स क्लोज हो गई, इसका मतलब 1 अप्रैल से वापस से आपका चालू हो जाएगा ऑडिट आपकी। मतलब ऐसा तो है नहीं कि कंपनी अपना काम बंद कर देगी। 1 अप्रैल से आप अपनी कैश बुक में वापस रिकॉर्डिंग करने लगोगे ना, और बैंक स्टेटमेंट्स में भी सब चीजें अपने आप रिकॉर्ड होने लग जाएगी, ऐसा तो है नहीं। तो ये हमारा पोस्ट ईयर हो जाता है, ये हमारा प्री ईयर हो जाता है। तो अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मिस्टर एक्स ने मुझे चेक से पेमेंट किया था, मैंने वो चेक बैंक में भेज दिया था, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ था, जिस वजह से बीआरएस में डिफरेंस होता है। कोई बात नहीं, आपने वो चेक 29 को भेजा था बैंक को, 2 तारीख को क्लियर हो गया था, तो 2 तारीख का जो बैंक में एंट्री होगी वो आ गई होगी ना? यस और नो? इसका मतलब ये पैसा 2 तारीख को अकाउंट में आ गया होगा आपके, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। और ऑडिट ऐसा नहीं है कि 31 मार्च को चालू करोगे तो खत्म हो जाएगी ऑडिट, तो बल्कि लेट चालू होती है भाई। तो आपके पास प्री ईयर की कैश बुक अवेलेबल, अगर बैंक स्टेटमेंट्स अवेलेबल है, तो ये वो प्री ईयर एंड कैश बुक हमारा, या फिर पोस्ट ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, ये आपका क्या हो सकता है? सोर्स हो सकता है एविडेंस का। आया समझ में बेटा? यस और नो? यस। ठीक है। पोस्ट ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट या फिर प्री ईयर हमारी एंड कैश बुक, ये आपका सोर्स हो सकता है, जिसको में आप इंस्पेक्ट ट्रेस करके, मतलब इंस्पेक्शन प्रोसीजर परफॉर्म करके, ठीक है, एक्यूरेसी और वैल्यूएशन एग्जिस्टेंस जैसे उसका एविडेंस ले सकते हैं। आगे समझ में? यहां आपको वो एविडेंस मिलेगा। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। इसी तरीके से अनप्रेजेंटेड चेक्स, भाई आपने किसी को चेक दे दिया, उसने अभी तक नहीं लगाया, कोई बात नहीं, बाद में हो सकता है लगाया हो, तो प्री ईयर एंड कैश बुक है या पोस्ट ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट है, उनको हम लोग देख सकते हैं। फॉर एनी अनयूजुअल अमाउंट और सिग्निफिकेंट डिले ऑब्टेन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम बैंक। तो इसके अलावा अगर कोई मान लीजिए कोई अनयूजुअल अमाउंट है, या फिर अगर कोई सिग्निफिकेंट डिले है, ठीक है, आपको कोई चेक दे गया, अभी तक आपने उसको प्रेजेंट क्यों नहीं किया है, या आपने अगर किसी को चेक दे दिया तो उसने आपको, उसने अभी तक सिग्निफिकेंट डिले, मान लो आप, ऐसा आप क्यों करोगे कि 20 20 25 25 दिन 3 महीने महीने बाद आप किसी का चेक रख के बैठ जाओगे, या आपका कोई चेक रख के बैठ जाएगा, ये आप क्यों करोगे? यस और नो? तो दिस इज दी एडिशनल, मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि ये सब चीजें आपको लिखनी जरूरी है। सिग्निफिकेंट डिले है तो इसके लिए मैनेजमेंट से हम लोग एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। ठीक है, दिस इज द प्रोसीजर। एक्यूरेसी, वैल्यूएशन और कंप्लीटनेस जांचने के लिए, एग्जामिन दी एनी ओल्ड अनप्रेजेंटेड चेक टू एक्सेस इफ दे नीड टू बी राइट बैक इनटू द परचेज टू कंफर्म। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई पुराने अनप्रेजेंटेड चेक्स पड़े हुए जिनको कि अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किया गया है, उनको आप एग्जामिन कर लीजिए। एग्जामिनेशन इज द प्रोसीजर। ठीक है। ओल्ड अनप्रेजेंटेड चेक्स यहाँ पे अपने आप में आपका सोर्स हो गया एविडेंस का। ठीक है। ये देखने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतने पुराने हो गए कि अब इनको वापस से परचेज जो में राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है। इससे भी एक्यूरेसी, वैल्यूएशन और कंप्लीटनेस के लिए आपको एविडेंस मिलेंगे। बैंक कंफर्मेशन लेटर्स को आप इंस्पेक्ट कीजिए फॉर डिटेल्स ऑफ एनी सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी और एनी लीगल राइट टू सेट ऑफ एज दिस में रिक्वायर डिस्क्लोजर टू कंफर्म एप्रोप्रिएट ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है। ये सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। कई बार बैंक के
कंफर्मेशन लेटर, क्योंकि ऊपर उन्होंने जो कंफर्मेशन लेटर था उसमें सिक्योरिटी की बात भी करी थी कि हमें अगर बैंक के पास कोई सिक्योरिटी, कई बार हम बैंक से जब पैसा लेते हैं, आप ओवरड्राफ्ट का मतलब समझते हो, एक लाइन है ना, जीरो। ठीक है, तो जब आप बैंक में पैसे निकालते हो तो आपके पास पैसे इस लाइन से ऊपर हैं, जब भी आप विड्रॉ कर सकते हो ना। जीरो अगर पैसा है तो कोई विड्रॉ नहीं किया जा सकता, इससे ऊपर जो भी पैसा होगा आप विड्रॉ कर सकते हो। यस और नो? Yes, sir. यस फिर बैंक बोलता है कि क्योंकि आप बिजनेसमैन हो, करंट अकाउंट है, वी ऑफर यू एक सर्टेन लिमिट, जहां पे जीरो बैलेंस से भी कम में हम लोग आपको विड्रॉ अलाउ कर देंगे। अब मान लीजिए 1 लाख का विड्रॉल लिमिट आपके पास है, कि जीरो बैलेंस पे भी हम करेंगे, बट इसके लिए आपको हमारे पास क्या रखनी पड़ेगी, सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। सिक्योरिटी में आपने क्या किया, आपके पास आपकी जो क्या कहते हैं इन्वेंट्री थी, उस इन्वेंट्री के ऊपर आपने प्लेज क्रिएट कर दिया इनका। ठीक है, आया समझ में? यस और नो? यस Yes, sir. तो अगर आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट पैसा निकाल रखा है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये चीज प्रेजेंटेशन उसमें आना चाहिए, है ना। आपको ये चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बाय द वे ऑफ नोट ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि हाँ भाई हमने जो है वो बैंक को अपनी इन्वेंट्री जो है वो प्लेज कर रखी है। ठीक है, आया समझ में? यस और नो? यस तो जब आप बैंक से कंफर्मेशन लेटर मांगते हैं तो इस तरह की सिक्योरिटी के बारे में पूछते हैं। तो अगर बैंक आपको इस तरह की कोई सिक्योरिटी के बारे में बताता है या कोई लीगल राइट ऑफ सेट ऑफ एस दिस में रिक्वायर, तो कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन सब चीजों का डिस्क्लोजर करना पड़ता है। ठीक है, तो बैंक कंफर्मेशन लेटर को इंस्पेक्ट करके आपने देखा कि क्या जो बैंक में पैसा, यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उन्होंने बैंक एंड कैश का प्रेजेंटेशन किया है एज पर एफआरएफ, वो एफआरएफ प्रॉपर है या नहीं है। सो प्रेजेंटेशन हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, असर्शन हो गया, जिसके लिए आपने ये पूरी मेहनत करी है। ये आपका ऑब्जेक्टिव था, देखने के लिए कि भाई क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन लोगों ने बैंक बैलेंस प्रेजेंट किया है वो प्रेजेंटेशन एज पर एफआरएफ प्रॉपर है या नहीं है। आ गया समझ में? यस और नो? यस इसके अलावा कैश बुक को इन्होंने बोला आप रिव्यू कर सकते हो। कैश बुक हमारा जो हो गया वो सोर्स ऑफ एविडेंस हो गया, रिव्यू हमारा प्रोसीजर हो गया, ये देखने के लिए कि कोई अनयूजुअल आइटम्स या लार्ज ट्रांसफर्स तो नहीं है। ये एविडेंस हो सकते हैं विंडो ड्रेसिंग के, टू वेरीफाई दी कंप्लीटनेस एंड एग्जिस्टेंस। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, पेटी कैश हम लोग काउंट करके देख सकते हैं। एग्री द टोटल बैलेंस इंक्लूडिंग द फाइनल टू कंफर्म द एक्यूरेसी एंड द एग्जिस्टेंस। ये सारे प्रोसीजर आप परफॉर्म कर सकते हैं। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? यस अब देखो वैसे क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं आएंगे, क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, बट ये इन्होंने बताया कि भाई ये सब चीजें करी जा सकती हैं। आप इस चैप्टर को जितना ज्यादा पढ़ोगे ना आपको उतनी सारी चीजें पता चल जाएंगी। ये देखो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है। यस सर सॉरी, एक सेकेंड ना, पानी भूल गया तो सिंहासन लग गई है। कैश काउंट वाला और पढ़ लेंगे ना अभी। अब एक इन्होंने यहाँ पे बात बताई कि अगर मटेरियल कैश आइटम जो है वो मटेरियल है कैश, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन्होंने बोला हम आपको क्या करना है, वे कैश इन हैंड इज मटेरियल। तो अगर ये मटेरियल है, अब मान लो कि यार 5,000 रुपए पड़े हैं, 10,000 रुपए पड़े हैं, ये मटेरियल कैश तो नहीं है, ये तो इमटेरियल कैश हो गया, है ना। यस और नो? यस सर तो इसके लिए ऑडिटर अपना टाइम क्यों खराब करेगा 5-10 हजार के लिए? लेकिन इसकी जगह पे अगर मैं बोलूं 5 लाख रुपए कैश पड़े हुए हैं सब, है ना, आपने बोल दिया सब 5 लाख रुपए कैश पड़े हैं, ये अमाउंट क्या हो गया, मटीरियल हो। तो ये जो 5 लाख रुपए कैश पड़े हुए हैं, अब मुझे इसको ऑडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हेन कैश इन एंड इज मटेरियल या फिर आपका फ्रॉड का कोई सस्पेक्शन है, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया जाना जरूरी है। देखो ये सब चीजें छोटी छोटी जो मैं आपको बता रहा हूं,
तो कैश इन एंड मटेरियल आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में अगर आएगा तो आपको हिंट मिल जाएगा, या फिर फ्रॉड आपका सस्पेक्ट है तो कैश काउंट आपको अरेंज करना चाहिए इसकी एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने। तो कैश के एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है भाई? यहाँ पे सर कैश काउंट हमारा प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, आया समझ में? यस और नो? Yes. The auditor should make sure that all cash balance are counted at the same time to avoid manipulation of the balance between different। अब यहाँ पे मान लो डिफरेंट साइड है, एक साइड ए है और एक साइड बी है। एक साइड पे पड़े हुए थे 3 लाख रुपए, एक साइड पे पड़े हुए थे 2 लाख रुपए, ऐसा आपको क्लाइंट ने बताया। ठीक है, आप एक साइड पे गए कैश काउंट करने के लिए, कैश काउंट किया 3 लाख रुपए प्रॉपर थे, बट यहां पर आप गए हो कब? यहां आप गए हो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आप 5 अप्रैल को गए, ठीक है, और 6 अप्रैल को आप यहां गए, वहां भी आपको, तो ऐसा हो सकता है ना कि इन्होंने यहां से उठा करके कैश यहां रख दिया हो। यस और नो? ये पॉसिबल है? ताकि, Yes. हाँ, तो इसलिए ऑडिटर को क्या करना चाहिए, जब डिफरेंट साइड्स पे कैश की बात चल रही है तो वो आपको सेम टाइम एक ही समय पे ये काम करना चाहिए। आगे समझ में? ताकि मैनिपुलेशन नहीं हो सके। द ऑडिटर शुड ऑलवेज बी अकम्पनीड बाय मेंबर ऑफ द क्लाइंट स्टाफ टू अवॉइड एनी इश्यू। इसके अलावा आपको एक मेंबर साथ में रहेगा ताकि आप ही के ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं लग जाए। डिटेल्स जो है कैश काउंट की वो रिकॉर्ड करनी चाहिए कि भी किस लोकेशन पे हमने किया था, ठीक है, कितना काउंट हमने ईच लोकेशन पे था, क्या क्लाइंट का कोई स्टाफ प्रेजेंट था, ठीक है, किस ऑडिटर ने वो परफॉर्म किया है, किस डेट पे हमने परफॉर्म किया, ये सारी चीजें आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? Yes. ठीक है, तो कैश बैलेंस अभी हमारा हो गया, बैंक अकाउंट हो गया हमारा। कल हम लोग इसमें आगे नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, Yes. इस चैप्टर को थोड़ा देखो टाइम देके पढ़ना पड़ेगा, हफ्ते हफ्ते भर लगेगा इस चैप्टर को, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग टाइम देके पढ़ेंगे और ढंग से Yes. पढ़ेंगे। चलो, क्लास खत्म करें, कोई डाउट हो तो बताओ, समझ में आ गया जो पढ़ाया अभी मैंने? Yes. वैदिक कोई डाउट किसी तरीके का, समझ में आया जो पढ़ाया अभी? Yes, sir. ठीक है, ये वाले चैप्टर की क्लास मत छोड़ना भाई कोई भी, इसको रूटीन में क्लास पढ़ना। कल सैटरडे, कल रख लें क्लास, कोई दिक्कत? No, sir, no problem. वैदिक कोई दिक्कत? No, sir, no problem. पर टाइम मैं आपको कल मॉर्निंग में इन्फॉर्म कर दूंगा, हो सकता है मैं जल्दी रखूंगा 7-8 बजे क्लास कल, लेट नहीं रखूंगा फिर, Okay. ठीक है? Okay, sir. Fine. हम्म, Okay, sir. हम्म। Thank you, sir. Bye. Good night. गुड नाइट, या बाय।